तो आज का हमारा विषय है परिवार। एक ऐसा शब्द जो हम सबके लिए मतलब बहुत मायने रखता है, लेकिन जिसके मायने शायद हर पीढ़ी के साथ बदलते जाते हैं ना। बिल्कुल। और आज जो कहानी है हमारे पास, समझदार परिवार, वो इसी बदलाव को पकड़ती है। हाँ, ये कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जो गांव के उस बड़े से आंगन वाले संयुक्त परिवार से शुरू होता है और शहर के फ्लैट में रहने वाले एकल परिवार की उलझनों तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि परिवार का असली मतलब क्या है और सुख की तलाश में हम चले कहाँ से थे और पहुँच कहाँ गए हैं। सही कहा। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, एक तरह से ये हमारे पूरे समाज की कहानी है। ये दिखाती है कि तरक्की की दौड़ में हमने क्या पाया और शायद क्या खो दिया। पर दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ समस्याओं पर आकर रुक नहीं जाती। अच्छा। हाँ, ये एक समाधान की तरफ भी इशारा करती है, एक नई सोच की तरफ। तो चलिए फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है अतीत में। एक बड़ा सा आंगन, बीच में नीम का पेड़। हाँ, एक तरफ दादाजी की चारपाई, दूसरी तरफ दादी का चूल्हा, ताऊ ताई चाचा चाची, मतलब सब एक ही छत के नीचे। और आय का जरिया सिर्फ एक, खेती। मुझे कहानी की एक लाइन बहुत अच्छी लगी। बरसात अच्छी हुई तो मुस्कान चौड़ी, सूखा पड़ा तो सबकी चिंता एक। वाह, ये लाइन उस दौर की पूरी तस्वीर खींच देती है। हाँ। उस समय जीवन का आधार ही था एक दूसरे पर निर्भरता। मतलब साधन बहुत कम थे लेकिन लोग ज्यादा थे। हाँ, और काम भी बहुत था। खेत जोतने से लेकर पशुओं को संभालने तक घर के हर छोटे बड़े काम के लिए लोग चाहिए होते थे। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता था। पर एक सवाल उठता है, हम हमेशा सुनते हैं कि संयुक्त परिवारों में बहुत तनाव, झगड़े, पॉलिटिक्स भी होती थी। क्या ये सब उतना आदर्श था जितना बताया जाता है? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, कहानी ये नहीं कहती कि सब कुछ परफेक्ट था। तकरारें होती थी, यकीनन होती थी, मनमुटाव भी होते थे। लेकिन कहानी में एक बहुत गहरी बात कही गई है। संयुक्त परिवार तब विचारधारा से नहीं, परिस्थितियों से जुड़ा था। मतलब ये कोई फिलोसॉफिकल चॉइस नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय की जरूरत थी। एक तरह से आर्थिक मजबूरी इतनी बड़ी थी कि अलग होने का विकल्प ही नहीं था। आपको भरोसेमंद लोग चाहिए और उस समय भरोसा परिवार पर ही सबसे ज्यादा होता था। तो मतलब ये कहना सही होगा कि उस दौर का जो अपनापन था वो असल में एक दूसरे पर टिकी जरूरत का ही दूसरा नाम था? कुछ हद तक हाँ, कह सकते हैं। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, लेकिन इसके साथ एक भावनात्मक सुरक्षा भी जुड़ी हुई थी। अच्छा। आप कभी अकेले नहीं थे। दुख सुख में 10 लोग आपके साथ खड़े होते थे। बच्चों की परवरिश तो पूरा कुनबा मिलकर करता था। तो हाँ, निर्भरता थी, लेकिन उस निर्भरता ने एक मजबूत सामाजिक और भावनात्मक ताना बाना भी बुन रखा था। अकेलापन जो आज के समाज की इतनी बड़ी समस्या है, वो उस दौर में लगभग नहीं के बराबर था। बिल्कुल। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम था जो जरूरत पर आधारित था, पर उसने एक भावनात्मक सुरक्षा का माहौल भी बनाया हुआ था। फिर बदलाव कहाँ से शुरू हुआ? बदलाव की पहली लहर आई शिक्षा के साथ। अच्छा। कहानी बताती है कि जैसे ही गांवों ने स्कूल खुले, बच्चों को वहां भेजा जाने लगा और यहीं से एक बड़ा मोड़ आया। किताबों में परिवार की एक नई, एक अलग तस्वीर दिखाई जाने लगी। हाँ, वो तस्वीर तो मुझे भी याद है, जिसमें लिखा होता था परिवार 4 लोगों से बनता है, माता, पिता और 2 बच्चे। बिल्कुल, छोटा परिवार, सुखी परिवार। और धीरे धीरे हमारे दिमाग में परिवार की यही परिभाषा बस गई। संयुक्त परिवार एक पुरानी पिछड़ी हुई बात लगने लगी। सही कहा। और इसी सोच को हवा दी देश में हो रहे आर्थिक बदलावों ने। फैक्ट्रियां खुल रही थी, शहरों में नौकरियों के मौके बढ़ रहे थे। तो पढ़े लिखे नौजवान जिनके दिमाग में ये छोटे परिवार की तस्वीर पहले से ही थी, वो काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की तरफ चल पड़े। हाँ, और खेती की जमीनें बिकने लगी, उन पर फ्लैट और टावर खड़े होने लगे। नतीजा था, कई लोगों के लिए ये एक मजबूरी नहीं बल्कि एक एस्केप भी था। एस्केप किस चीज से? गांव के सामाजिक दबाव, सीमित मौकों और रोज रोज की खिचखिच से निकलकर शहर में अपनी एक नई पहचान बनाने का रास्ता भी था ये। लेकिन इसका एक नतीजा ये हुआ कि परिवार भौगोलिक रूप से बट गया। गांव में बुजुर्ग पीछे रह गए। हाँ, क्योंकि शहर की वो भागदौड़ वाली जिंदगी वो उनके लिए नहीं थी। हाँ। उनकी दुनिया तो खेत, पशु और चौपाल तक ही सीमित थी। और यहीं से कहानी के दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है, एकल परिवार की उलझन। बिल्कुल। शहर में पति पत्नी और उनके बच्चे। शिक्षा ने हमें ये तो बता दिया कि परिवार छोटा होना चाहिए, पर जैसा कहानी में कहा गया है, ये नहीं सिखाया कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। ये बहुत बड़ी बात है।
शहर आए पति पत्नी जिन्होंने खुद अपने बचपन में आर्थिक तंगी देखी थी, उन्होंने एक प्रण ले लिया था। क्या? उनकी सोच थी जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को अवश्य मिलेगा। और ये भावना अपनी जगह गलत नहीं थी। हर माँ बाप यही चाहते हैं ना। बिल्कुल, जिसके पास जो होता है वो वही तो बांटता है। सही कहा। उस पीढ़ी के पास अब पहले से बेहतर पैसा और सुविधाएं थी, तो उन्होंने वही अपने बच्चों को दिया। सारा ध्यान बच्चों को महंगी शिक्षा देने, अच्छे कपड़े पहनाने और उनकी हर जिद पूरी करने पर लग गया। बिल्कुल, उन्हें लगा कि सुविधाएं देने से ही सुख मिल जाएगा। बच्चों ने जो मांगा वो मिला, यहाँ तक कि उनकी मनमानियां भी पूरी की गई। इस सब में एक चीज कहीं पीछे छूट गई। क्या? रिश्तों को समय देना, मूल्यों को सिखाना और जीवन का असली मतलब समझाना। और फिर कहानी का चक्र पूरा होता है। वो बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों के लिए दूसरे बड़े शहरों या विदेशों में चले गए। अब उस बड़े से फ्लैट में वो पति पत्नी अकेले रह गए, जो कभी अपने माँ बाप को गांव में छोड़कर शहर आए थे। और यहीं उन्हें उस खालीपन का एहसास होता है जो शायद उनके माँ बाप ने सालों पहले महसूस किया होगा। कहानी में एक बहुत ही मार्मिक क्षण है। कौन सा? जब एक शाम पत्नी अपने पत्नी से धीरे से कहती है, हमने अपने माँ बाप को गाँव में छोड़ दिया और हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। उफ। घर में सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ी, सारी सुविधाएं, पर एक खालीपन था जो दीवारों से टकराता था। उन्हें महसूस हुआ कि पीढ़ियों के बीच का जो जुड़ाव था वो कहीं टूट गया है। ये वाकई में आज के दौर में बहुत से परिवारों की कहानी है। भौतिक सुविधाएं तो मिल गई, लेकिन रिश्तों का सुख और अपनापन कहीं खो गया। तो इस खालीपन से निकलने का रास्ता क्या था? कहानी हमें कहाँ ले जाती है? कहानी हमें एक ऐसी ही शाम में ले जाती है जब पति फोन पर यूं ही कुछ देख रहे थे और अचानक उनके सामने एक वीडियो आया। अच्छा? ये वीडियो था श्री ए नागराज के मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या पर। और उस वीडियो ने उन्हें रोक दिया। उसमें ऐसा क्या था? उस वीडियो में एक प्रबोधक मतलब एक स्पीकर कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जो सीधे उनके दिल पर लगी। जैसे? वो कह रहे थे, हमारी अब तक की सारी दौड़ गरीबी से अमीरी की रही है, सामान से सम्मान की रही है, सुविधा से सुख की रही है। सुविधा से सुख की दौड़? हाँ। ये सुनकर पति की उंगलियां स्क्रीन पर ही रुक गईं। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी ही जिंदगी की कहानी सुना रहा है। ये लाइन तो आज हम सब पर लागू होती है ना? बिल्कुल। और फिर उस वीडियो में एक सवाल पूछा गया जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। क्या सवाल था? कौन सा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार या बड़ा परिवार? कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया जो बहुत गहरा था। वस्तुओं के लिए दौड़ते दौड़ते हमने संबंधों से भाव खो दिया, अपनापन कहीं छूट गया। और ये सुनते ही पति के मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ होगा। एक बड़ा सवाल, आखिर हमने पाया क्या? बिल्कुल। संयुक्त परिवार में झगड़े थे तो हम अलग हो गए। यहाँ शहर में आकर सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने, कमाने, सामान जुटाने में निकल गई और अब बच्चे भी अपनी अपनी यात्रा पर निकल गए। वो चक्र उन्हें साफ दिखाई देने लगा। हाँ, कि हमने अपने माता पिता को छोड़ा, हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया। न हमारे माता पिता को पोते पोतियों का सुख मिला और न शायद हमें मिलेगा। क्या इंसान की कहानी बस इतनी ही है? ये सवाल तो किसी को भी बेचैन कर सकते हैं। कर ही गए। तो उस एक वीडियो ने उन्हें उस दौड़ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया जिसमें वो सालों से भाग रहे थे। लेकिन सिर्फ सवाल पूछने से तो कुछ नहीं होता। उन्होंने आगे क्या किया? यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो उन सवालों से भागे नहीं, उन्होंने जवाब खोजने का फैसला किया। कैसे? उन्होंने इंटरनेट पर मध्यस्थ दर्शन और जीवन विद्या के बारे में और पढ़ा और फिर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना और अपनी पत्नी का नाम 7 दिन के जीवन विद्या परिचय शिविर के लिए रजिस्टर करवाया। 1 मिनट, ये मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या है क्या? आसान शब्दों में, क्योंकि ये कहानी में एक टर्निंग पॉइंट की तरह आता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कहानी के अनुसार इसका किसी धर्म या पंथ से लेना देना नहीं है। ये जीवन को समझने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। अच्छा। इसका मूल सिद्धांत ये है कि इंसान की असली जरूरतें सिर्फ भौतिक नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है पर काफी नहीं है। इंसान को संबंधों में भरोसा, सम्मान, स्नेह भी चाहिए। और ये दर्शन कहता है कि जब हम सिर्फ सुविधाओं के पीछे भागते हैं तो हम इन जरूरी भावों को खो देते हैं। तो जीवन विद्या हमें सही समझ विकसित करना सिखाती है। बिल्कुल, ताकि सुख बाहर के सामान से नहीं बल्कि अंदर की समझ से आए। अच्छा, तो इसका फोकस बाहरी चीजों से हटकर अंदरूनी समझ पर है। तो उस 7 दिन के शिविर में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने जवाब मिलने लगे? शिविर में उन्हें एक नई दृष्टि मिली। उन्हें समझ आया कि ये यात्रा एक प्रस्ताव से शुरू होती है जिसे आप पहले सुनते हैं,
जानते हैं, फिर आप उसे अपने तर्क पर जांचते हैं। और अगर सही लगता है तो आप उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में आजमा कर देखते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये स्वयं के निरीक्षण से शुरू होकर परिवार में परीक्षण और फिर समाज में जीने के रूप में सामने आता है। और वहाँ उन्हें अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब मिला कि सुखी परिवार कौन सा है, छोटा या बड़ा। हाँ, और जवाब बहुत साफ था। उन्हें स्पष्ट हुआ कि न बड़ा परिवार सुख की गारंटी है, न छोटा। असल बात परिवार के आकार की है ही नहीं। तो फिर किस चीज की है? उन्हें एक सूत्र मिला, समझदार परिवार ही सुखी परिवार है। समझदार परिवार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसा परिवार जहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं, जहाँ संबंधों में लेन देन या अपेक्षाओं की जगह मूल्य होते हैं, जैसे सम्मान, विश्वास, स्नेह। जहाँ व्यवहार में न्याय हो, मतलब कोई किसी का शोषण ना करे। बिल्कुल। और जब ये सब होता है तो जीवन में अपने आप सुख, शांति और संतोष आता है। असली सुख परिवार के साइज में नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों की आपसी समझ में है। ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। तो शिविर से लौटकर उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? यही तो समझ का कमाल है। उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, बल्कि एक और कदम उठाया। क्या? अगले शिविर में उन्होंने अपने बच्चों को भी उनके परिवार सहित बुलाया। अरे वाह! और कहानी के अनुसार पहली बार उस परिवार में सबने बैठकर सच में एक दूसरे से बात की। और इस बार बातचीत में दोषारोपण नहीं था, बल्कि संवाद था। शिकायतें और अपेक्षाएं नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। तो एक तरह से वो बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ने लगा, लेकिन इस बार जरूरत के आधार पर नहीं, बल्कि समझ के आधार पर। बिल्कुल सही कहा आपने। धीरे धीरे उन्हें परिवार का असली मतलब समझ आने लगा। परिवार आकार से नहीं, समझ से बनता है। अगर परिवार में समझ है तो दो लोगों का छोटा परिवार भी संयुक्त है, क्योंकि वो मन से जुड़े हुए हैं। और अगर समझ नहीं है तो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सब अलग अलग हैं, सब बिखरे हुए हैं। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी निष्कर्ष पर पहुंचाती है। हाँ, और वो निष्कर्ष एक सवाल के रूप में हमारे सामने आता है, जो कहानी के अंत में पूछा गया है। क्या है वो सवाल? प्रश्न ये नहीं कि हम कितने लोग साथ रहते हैं, प्रश्न ये है हम कितनी समझ के साथ रहते हैं। वाह, ये तो पूरी चर्चा का सार है। कहानी सुविधा से सुख की यात्रा को दिखाती है और ये सोचने पे मजबूर करती है कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने रिश्तों में ये समझ बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिना समझ के सुविधाएं घर तो भर सकती हैं, लेकिन मन के खालीपन को नहीं भर सकती। तो आज की इस चर्चा से एक विचार मन में रह जाता है, हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि एक समझदार परिवार बनाने की दिशा में आज हम और आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। शायद किसी अपने से बिना किसी अपेक्षा के बस उसे समझने के लिए बात करना ही पहला कदम हो।